महल की शान में पली राजकुमारी को नहीं पता था कि किस्मत जल्द ही उसकी जिंदगी को बदल देगी। एक फैसला जो उसके प्रेम, साहस और पूरे भाग्य की दिशा तय करेगा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक विशाल और समृद्ध राज्य था, विंध्यपुर। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ नदियों, हरे भरे खेतों और ईमानदार प्रजा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य की असली पहचान उसकी राजकुमारी वसंती थी, जिसे लोग न केवल उसकी रूप लावण्यता के लिए बल्कि उसके कोमल हृदय और अद्वितीय करुणा के लिए पूजते थे। बचपन से ही वसंती का स्वभाव कुछ अलग था। जहां राजमहल की दूसरी कन्याएं अपने श्रृंगार, नृत्य और उत्सवों में मग्न रहती, वसंती अक्सर प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनती, बीमार बच्चों को अपनी गोद में लेकर झुलाती और कभी अपने हाथों से अनाथों को भोजन कराती। राजा महेंद्र सिंह और रानी सुरभि अपनी इस पुत्री पर गर्व करते थे, लेकिन उनके मन में एक भय भी था, क्योंकि दरबार के ज्योतिषाचार्य ने जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि राजकुमारी का भाग्य सामान्य नहीं होगा। उसकी किस्मत में एक ऐसा मोड़ लिखा है जो राज्य के भविष्य को बदल देगा। उस दिन से राजा और रानी ने इस भविष्यवाणी को एक राज की तरह छिपा लिया था। वसंती को इन बातों की कोई खबर नहीं थी। वह तो बस अपना जीवन एक सामान्य राजकुमारी की तरह बिताती रही, लेकिन उसकी आत्मा में कहीं एक बेचैनी हमेशा रहती, जैसे कोई अनदेखी डोर उसे किसी अज्ञात राह की ओर खींच रही हो। एक दिन वसंती राजमहल के पिछवाड़े स्थित मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके कपड़े धूल से भरे थे, आंखों में अनंत गहराई थी और चेहरे पर एक अजीब सी दिव्यता थी। उन्होंने वसंती को देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटी, तेरे भीतर का प्रकाश इस राज्य को बचा सकता है, पर तेरे भाग्य की राह कांटों से भरी है। तू तैयार है? वसंती चौंक गई। आप कौन हैं और आप मुझसे यह सब क्यों कह रहे हैं? साधु मुस्कुराए। मैं वह हूं जिसे तेरे जन्म से पहले ही तेरी किस्मत का ज्ञान दिया गया था। याद रख, राजमहल की ऊंची दीवारें तेरी किस्मत की सच्चाई को हमेशा छुपा नहीं सकती। इतना कहकर वे साधु उसी तरह अदृश्य हो गए जैसे कभी आए ही न हो। वसंती का मन व्याकुल हो उठा। उस रात वह सो नहीं पाई। मन में बार बार वही शब्द गूंजते, तेरे भाग्य की राह कांटों से भरी है। अगली सुबह उसने अपने माता पिता से साधु के बारे में पूछा, लेकिन राजा महेंद्र सिंह ने हंसते हुए टाल दिया। बेटी, राजकुमारी का भाग्य राजमहल की दीवारों में सुरक्षित होता है, बाहरी लोग क्या जाने। लेकिन रानी सुरभि की आंखों में हल्की चिंता तैर गई। उन्होंने चुपचाप अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा, जैसे किसी अनजाने संकट से उसे बचाना चाहती हो। दिन बीतते गए, लेकिन वसंती का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे लगता जैसे महल की हर गली, हर दीवार उसके भीतर के रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रही हो। और फिर एक दिन वह क्षण आ गया जिसने उसकी किस्मत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। राज्य के उत्तर दिशा में बसे एक छोटे गांव से खबर आई, ग्रामवासियों पर एक भयानक आपदा आ पड़ी है। उनकी फसलें जलकर राख हो गई है और लोग भूख से मर रहे हैं। वसंती ने तुरंत वहां जाने का निश्चय किया, लेकिन राजा ने मना कर दिया। बेटी, यह काम सैनिकों का है। राजकुमारी को ऐसे खतरनाक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। पर वसंती ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, मैं केवल राजकुमारी नहीं, इस राज्य की संतान हूं। अगर मेरी प्रजा दुख में है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके साथ खड़ी रहूं। रानी सुरभि ने भी बेटी का साथ दिया और अंततः राजा को मानना पड़ा। वसंती जब उस गांव पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा। चारों ओर जली हुई धरती, सूखे कुएं, भूखे बच्चे और निराश चेहरे। वह खुद अपने हाथों से अनाज बांटने लगी, घायल लोगों की सेवा करने लगी। उसी दौरान उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जिसकी आंखें मानो वसंती को पहचान रही हो। वह बूढ़ी औरत उसके पास आई
और कांपती आवाज में बोली, महारानी, नहीं, राजकुमारी, तुम्हें यहां देखकर मुझे यकीन हो गया कि भविष्यवाणी सच है। वसंती हतप्रभ रह गई। आप मुझे महारानी क्यों कह रही है? बूढ़ी औरत बोली, समय आने पर तू इस राज्य की महारानी तो बनेगी, पर तेरे सामने दो राहें होंगी। एक जो तुझे महिमा और वैभव देगी, और दूसरी जो तुझे अपनी जान तक कुर्बान करने पर मजबूर कर देगी। तेरे भाग्य का असली इम्तिहान वही होगा। वसंती के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मन में अब और भी सवाल थे, लेकिन बूढ़ी औरत अचानक भीड़ में गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। उसे लगा कि अब यह कोई संयोग नहीं बल्कि नियति का खेल है। वह नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो न केवल उसकी किस्मत बल्कि पूरे विंध्यपुर का भविष्य बदल देगा। वसंती उस रात गांव में ही रुक गई। राजमहल में सोने वाले बिस्तरों की जगह उसने भूसे के ढेर पर लेटकर आकाश में फैले तारों को देखा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। बूढ़ी औरत के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे, तेरे सामने दो राहें होंगी। सुबह होते ही वसंती ने गांव के लोगों को संगठित किया, कुओं की सफाई कराई, बची हुई अनाज की बोरियां बांटी और बीज बोने के लिए किसानों को साहस दिया। लेकिन जब वह वापस महल लौटी तो राजा महेंद्र सिंह का चेहरा गुस्से से लाल था। वसंती, तुम जानती हो कि राजकुमारी को बिना सुरक्षा इतनी दूर जाना खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वसंती ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, अगर मेरी प्रजा भूख से मर रही है और मैं महल की ऊंची दीवारों में बैठी रहूं, तो क्या मैं सच में राजकुमारी कहलाने लायक हूं? राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके भीतर का डर और गहरा हो गया। शायद यही वह रास्ता था जिसकी चेतावनी भविष्यवाणी में दी गई थी। कुछ ही हफ्तों बाद एक और खबर आई। राज्य के दक्षिणी किनारे पर स्थित सीमा पर पड़ोसी राज्य का आक्रमण हुआ है। राजा महेंद्र सिंह तुरंत युद्ध की तैयारी में जुट गए। सेनापति, सैनिक और दूत चारों ओर दौड़ रहे थे, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। पड़ोसी राज्य का राजा न केवल भूमि चाहता था, बल्कि उसने एक शर्त रखी थी, अगर विंध्यपुर अपनी राजकुमारी वसंती का विवाह मेरे पुत्र से करा दे तो युद्ध टल सकता है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा महेंद्र सिंह के लिए यह अपमानजनक था, लेकिन वे जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो उनकी प्रजा का बहुत नुकसान होगा। रानी सुरभि ने वसंती को यह बात बताई तो वह कुछ क्षण चुप रही और फिर बोली, मां, अगर मेरी शादी से प्रजा बच सकती है तो मैं तैयार हूं। रानी की आंखें भर आईं। बेटी, ये तेरे जीवन का सवाल है। विवाह एक बलिदान नहीं होना चाहिए। लेकिन वसंती ने दृढ़ता से कहा, मां, मैं जन्म से राजकुमारी हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं, लेकिन उसी बीच दरबार में एक रहस्यमय दूत आया। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसने राजा को एक मुहरबंद पत्र दिया। पत्र में लिखा था, राजकुमारी का विवाह उस राज्य में न करें, अन्यथा 3 महीने के भीतर विंध्यपुर पर विनाश आ जाएगा। अगर सच्चाई जाननी है तो राजकुमारी को मेरे साथ उत्तर दिशा के हिम गुफाओं तक भेजें। राजा ने पत्र पढ़कर क्रोध में कहा, यह कोई चाल है जिससे हमारे मन में भ्रम पैदा हो। लेकिन रानी सुरभि का मन अजीब सी घबराहट से भर गया। उन्होंने गुप्त रूप से वसंती को पत्र दिखाया। वसंती ने बिना देर किए निर्णय लिया, मां, मैं जाऊंगी। अगर इसमें मेरे भाग्य का रहस्य छिपा है तो मुझे जानना ही होगा। रात के अंधेरे में वसंती साधारण कपड़ों में महल से निकली और वह रहस्यमय दूत उसे जंगलों और पहाड़ों के रास्ते लेकर उत्तर दिशा की ओर ले चला। रास्ता कठिन था, तेज हवाएं, बर्फीली नदियां और जंगली जानवर, लेकिन वसंती ने हार नहीं मानी। तीसरे दिन वे दोनों एक विशाल बर्फ से ढकी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के भीतर एक नीली ज्योति चमक रही थी।
जैसे ही वसंती अंदर गई, उसे लगा कि समय थम गया हो। सामने वही वृद्ध साधु खड़े थे जिनसे वह मंदिर में मिली थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है राजकुमारी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य की सच्चाई जानो। वसंती ने धीमे स्वर में पूछा, क्या यह सच है कि मेरा विवाह राज्य को बचा सकता है या नष्ट कर सकता है? साधु ने गहरी सांस ली। तेरा विवाह ही तेरा भाग्य है, लेकिन जिसके साथ तू विवाह करेगी वही तय करेगा कि राज्य बचेगा या डूबेगा। अगर तू पड़ोसी राज्य के राजकुमार से विवाह करेगी तो 3 महीने में युद्ध होगा और राज्य नष्ट हो जाएगा। पर अगर तू उस व्यक्ति से विवाह करेगी जो तुझे अगले पूर्णिमा की रात को मिलेगा, तो न केवल राज्य बचेगा, बल्कि तू विंध्यपुर को सबसे महान युग में ले जाएगी। वसंती ने चौंक कर पूछा, वह व्यक्ति कौन है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, वह तेरे लिए अजनबी होगा, लेकिन उसका हृदय तेरे जैसा ही निर्मल होगा। उसे पहचानना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह राजकुमार नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति होगा। इतना कहकर साधु ने अपनी हथेली खोली, जिसमें एक छोटा सा सुनहरा सिक्का था। जब तू उस व्यक्ति को देखेगी, यह सिक्का गर्म हो उठेगा। यही तेरा संकेत होगा। वसंती ने सिक्का लिया और प्रण किया, मैं अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा करूंगी, चाहे मुझे किसी भी परीक्षा से गुजरना पड़े। वसंती साधु से आशीर्वाद लेकर हिमगुफाओं से लौटी। राजमहल में लौटने से पहले उसने यह निश्चय किया कि अगले पूर्णिमा तक वह उस अजनबी को खोज निकालेगी। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह विवाह के निर्णय के लिए थोड़ा समय चाहती है। राजा महेंद्र सिंह को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में एक दृढ़ निश्चय देखा और हामी भर दी। दिन बीतते गए और पूर्णिमा की रात नजदीक आने लगी। वसंती ने बहाने बनाकर महल से बाहर निकलना शुरू कर दिया। कभी प्रजा का हालचाल लेने, कभी मंदिर जाने, तो कभी मेलों में घूमने। हर बार उसका हाथ अपने आंचल में छिपे उस सुनहरे सिक्के पर रहता जिसे साधु ने दिया था, लेकिन सिक्का हमेशा ठंडा ही रहता, मानो कह रहा हो कि अभी सही व्यक्ति सामने नहीं आया। एक दिन वह राजमहल से दूर एक छोटे मेले में गई। वहां ग्रामीण नाच गाना कर रहे थे, बच्चे गुब्बारे उड़ा रहे थे और दुकानों पर तरह तरह के पकवान बिक रहे थे। वसंती ने एक बूढ़े लकड़ी के कारीगर को देखा जो छोटे छोटे खिलौने बना रहा था। उसके पास एक छोटा लड़का आया जिसने कहा, दादाजी, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरी बहन बीमार है, क्या आप मुझे एक लकड़ी की गुड़िया दे देंगे? कारीगर ने मुस्कुराते हुए वो गुड़िया उसे दे दी। बेटा, ये तेरी बहन के लिए है, इसके लिए पैसे नहीं लगते। वसंती ने यह दृश्य देखा और जैसे ही उसने सिक्के को छुआ, वह गर्म हो उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही वह संकेत था जिसका वह इंतजार कर रही थी। वसंती ने आगे बढ़कर कारीगर से पूछा, आपका नाम क्या है? वह बोला, मेरा नाम आरव है, मैं यहीं पास के गांव में रहता हूं। वसंती ने मुस्कुराकर कहा, आपके हृदय में बहुत दया है, क्या आप विंध्यपुर आएंगे? आरव हंस पड़ा, राजमहल तो बड़े लोगों का होता है, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का वहां क्या काम? लेकिन वसंती जानती थी कि यही वह व्यक्ति है जिसके बारे में साधु ने कहा था। उसने बहाना बनाया कि उसे महल के लिए खिलौने चाहिए और आरव को अपने साथ आने का निमंत्रण दिया। महल पहुंचकर आरव ने देखा कि राजकुमारी खुद उसे द्वार पर ले आई है। यह देखकर महल के सेवक हैरान रह गए। वसंती ने अपने माता पिता को आरव के बारे में बताया, लेकिन राजा महेंद्र सिंह क्रोधित हो उठे। तुम्हारा विवाह एक साधारण कारीगर से? यह असंभव है। रानी सुरभि ने धीरे से कहा, महाराज, हो सकता है यही उसकी किस्मत का हिस्सा हो। राजा ने सिर हिला दिया, नहीं, मैं अपनी बेटी को इस तरह का जीवन नहीं दूंगा। वसंती ने अपने पिता के आगे हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री,
अगर मेरा विवाह मेरी किस्मत और राज्य के भविष्य को तय करेगा, तो मुझे अपना निर्णय स्वयं लेने दीजिए। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें निर्णय लेने का अधिकार तब मिलेगा जब आरव यह साबित कर दे कि वह राजकुमारी का पति बनने के योग्य है। अगले दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, जो भी राजकुमारी का हाथ चाहता है उसे 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली, अपने साहस को साबित करना। दूसरी, अपनी बुद्धि को साबित करना। तीसरी, अपने हृदय की सच्चाई को साबित करना। आरव ने बिना हिचकिचाए स्वीकार कर लिया। पहली परीक्षा में उसे अकेले जंगल में जाकर उस दुर्लभ औषधि को लाना था जो केवल सिंह गुफा की गहराई में मिलती थी। वहां एक भयानक शेर पहरा देता था। आरव ने डरने के बजाय अपनी चतुराई से शेर के सामने पानी और मांस रख दिया, जिससे वह शांत हो गया और आरव सुरक्षित औषधि लेकर लौट आया। दूसरी परीक्षा में उसे एक जटिल पहेली सुलझानी थी, जिसे दरबार के विद्वान भी वर्षों से नहीं सुलझा पाए थे। आरव ने धैर्य और तर्क से वह पहेली हल कर दी। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। राजा ने आदेश दिया कि वह 1 सप्ताह महल में रहे और प्रजा की शिकायतें सुने। 7वें दिन जब राजा ने पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? आरव ने कहा, राजा का असली वैभव सोने चांदी में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के सुख में है। अगर प्रजा दुखी है, तो महल की दीवारें भी सूनी लगती है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा महेंद्र सिंह ने पहली बार आरव की ओर अलग नजरों से देखा। राजा महेंद्र सिंह ने आरव की तीनों परीक्षाओं में सफलता देखने के बाद गहरी सांस ली। उन्हें याद आया कि अपने जीवन में उन्होंने ऐसे कई राजकुमार देखे थे जिनके पास तलवार और ताज तो थे, लेकिन दिल में दया और प्रजा के लिए प्रेम नहीं था। आरव साधारण था, लेकिन उसके हृदय की गहराई किसी भी राजमुकुट से अधिक मूल्यवान थी। राजा ने कहा, आरव, तुमने साबित कर दिया कि राजकुमारी का पति बनने के लिए केवल राजसी रक्त नहीं, बल्कि साहस, बुद्धि और सच्चाई चाहिए। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं अपनी बेटी वसंती का विवाह आरव से करने का निर्णय लेता हूं। यह सुनकर वसंती की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। रानी सुरभि ने अपनी बेटी को गले लगाया और फुसफुसाकर कहा, बेटी, तेरे भाग्य का सबसे कठिन मोड़ तूने पार कर लिया। विवाह की तैयारियां पूरे राज्य में होने लगी, लेकिन विवाह से एक दिन पहले वही रहस्यमय साधु राजमहल के द्वार पर प्रकट हुए। उन्होंने वसंती और आरव को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, आज का विवाह केवल 2 जीवनों का मिलन नहीं है, बल्कि विंध्यपुर के नए युग की शुरुआत है। अगर तुम दोनों अपनी प्रजा के लिए निष्पक्ष और दयालु बने रहे, तो यह राज्य कभी दुख नहीं देखेगा। विवाह का दिन आया। राजमहल फूलों से सजाया गया था। बाजे गाजे की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। प्रजा के लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर अपनी राजकुमारी और उसके होने वाले पति के दर्शन कर रहे थे। वसंती लाल जोड़े में और आरव साधारण परंतु गरिमामय पोशाक में मंडप में पहुंचे। विवाह मंत्रों के बीच वसंती ने एक बार अपने आंचल में रखे उस सुनहरे सिक्के को छुआ। वह अब ठंडा था। उसे समझ आ गया कि उसकी तलाश पूरी हो चुकी है और उसका भाग्य अब उसी के हाथ में है। विवाह के बाद आरव और वसंती ने मिलकर राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने महलों की शानो शौकत से ज्यादा प्रजा के कल्याण पर ध्यान दिया। नए कुएं खुदवाए गए, अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बने और किसानों को आरण मुक्त किया गया। धीरे धीरे विंध्यपुर का नाम पूरे देश में एक आदर्श राज्य के रूप में लिया जाने लगा। वर्षों बाद एक शाम वसंती महल की छत पर खड़ी होकर सूर्यास्त देख रही थी। आरव उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हें याद है, हमारी पहली मुलाकात मेले में हुई थी? वसंती ने हंसते हुए कहा, हां, और अगर उस दिन तुमने उस छोटे लड़के को गुड़िया न दी होती, तो शायद हम आज यहां न होते। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। असल में ये सब तुम्हारे साहस और सच्चाई का परिणाम है।
वसंती ने आकाश की ओर देखते हुए मन ही मन उस साधु का धन्यवाद किया जिसने उसे किस्मत का सच दिखाया। उसकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उसने न केवल अपना भाग्य बनाया बल्कि पूरे राज्य का भविष्य बदल दिया। और विंध्यपुर के लोग पीढ़ियों तक ये कहते रहे, जब भाग्य का रास्ता कठिन हो तो साहस और सच्चाई ही सबसे बड़े साथी होते हैं। संदेश: अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी वाले यात्रा से जुड़े और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और दिल को छूने वाली कहानियां सुनने को मिलती रहे।